हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीतम यादव। प्यारे बच्चों, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि हम हमारे फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे जो मेथड थे वो डिस्कस कर रहे थे। हमने हमारे सभी मेथड को डिस्कस कर लिया था। सबसे लास्ट मेथड जो हमने किया था वो था हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या करा था कि अगर हमारी किसने इस फॉर्म की हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, तो ये एग्जैक्ट होगी कब होगी? अगर करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एम बाई करली एक्स हो, तब हम इसे क्या कहेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमारी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो क्या हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं हो। अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है फिर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? तो इस फॉर्म की है और वो एग्जैक्ट नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती, तब हमें उस इक्वेशन को किसी न किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि वो क्या हो जाए? एग्जैक्ट बन जाए। यानी कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए हम जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या है? sometimes one is not exact, then to make one exact we multiply it with a factor so that वन इज एग्जैक्ट। कि हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट उसके बाद क्या हो जाए? वन क्या हो जाए? हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। दिस फैक्टर इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी फैक्टर को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कि जब मैं उस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर एनी डिफरेंशियल इक्वेशन नीड नॉट बी कि ऐसा नहीं है कि आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और उसे बनाने के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जो फिक्स हो, किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी नहीं, आप उसे किसी भी एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो यूनिक होना कोई जरूर नहीं है। कैसे एक से ज़्यादा हमारे पास ऐसे फैक्टर हो सकते हैं कि जिससे हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें और वो कैसे बन जाए? एग्जैक्ट बन जाए। लेकिन ऐसे अगर हम ढूंढने लग जाएंगे तो हमारे पास कोई मेथड नहीं बनेगा, कोई तरीका नहीं बनेगा। इसलिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लेके कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी मेंशन की गई है ऐसी हो तो आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर वन इफ इक्वेशन है एंड करली एम बाई करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, और ये एग्जैक्ट नहीं है। इफ इक्वेशन वन इज एन होमोजेनियस, इक्वेशन वन मत बोलिए, इफ इन इक्वेशन वन M and N are homogeneous
function of same degree and mx plus ny is non-zero, then 1 by mx plus ny is the इंटीग्रेटिंग। कि अगर हमारी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो इस फॉर्म की है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, अगर इसमें एम और एन हमारे क्या हो, होमोजीनियस फंक्शंस हो, किसके, सेम डिग्री। होमोजीनियस फंक्शंस की हमने डेफिनेशन की थी बच्चों कि जिसमें से हम x रेज़ टू द पावर n अगर कॉमन ले ले तो अंदर हमारे पास क्या बन जाना चाहिए, एक फंक्शन बन जाना चाहिए y बाई x का। अगर ऐसे हमारे पास m और n दोनों ऐसे फंक्शन हैं, होमोजीनियस फंक्शन सेम डिग्री की हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि इफ इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म f1xy into y dx plus f2xy into x dy is equal to, अगर आप हमारे इक्वेशन 1 को जो कि एग्जैक्ट नहीं है उससे अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रखते हैं, उसमें रीअरेंजमेंट करके कुछ कॉमन वगैरह लेके अगर आप उसको इस फॉर्म में कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना चाहिए प्रोडक्ट का इनटू वाई डी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इनटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर वो इक्वेशन ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है देन 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई इज द इंटीग्रेटिंग प्रोवाइडेड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बन जाएगा, लेकिन कब, जब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए हमारे पास। एम एक्स माइनस एन वाई इज, कि अगर आप हमारी जो गिवन इक्वेशन 1 है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब आती है इसके बाद क्या, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ 1 इज नॉट एग्जैक्ट एंड, कि 1 एग्जैक्ट तो ना हो और क्या नहीं हो, और क्या हो कि 1 बाई एन इंटू करली एम बाई करली वाई माइनस करली एम बाई करली एक्स, ये क्या हो, ये हो सम फंक्शन ऑफ एक्स हो या फिर कांस्टेंट है। क्या कह रहा है कि करली एम बाई करली वाई इक्वल नहीं है करली एन बाई करली एक्स के, सबट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से करली एम बाई करली वाई में से करली एन बाई करली एक्स को सबट्रैक्ट कर दीजिए और उसे एन से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये करने के बाद अगर ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन आ जाता है या कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है देन e टू द पावर इंटीग्रेशन फाई एक्स डी एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो भी हमारा फाई एक्स एक्स का जो भी हमारा फंक्शन आया है उसको मैं e के ऊपर एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रेशन कर देता हूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। अगर रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर 1 एग्जैक्ट नहीं है एंड और क्या है 1 बाई एम इंटू करली एन बाई करली एक्स माइनस करली एम बाई करली वाई, सेम ऊपर वाई पर अगर ये कोई फंक्शन हो वाई बन जाता है या फिर कांस्टेंट बन जाता है। इस बार क्या है, चेंज कर दिया मैंने, करली एन बाई करली एक्स में से करली एम बाई करली वाई सबट्रैक्ट करता हूं और m से डिवाइड करता हूं देन e रेज़ टू द पावर फाई बाई डी वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
है। अब आप क्या है, आप कर लिए m बाई कर लिए y भी निकाल चुके होंगे, कर लिए m बाई कर लिए x भी निकाल चुके होंगे। आपने देखा कि वो दोनों इक्वल नहीं आए, यानी ये हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो आप उनको सबट्रैक्ट कर दीजिए, कर ली n बाई कर ली x में से कर ली m बाई कर ली y को सबट्रैक्ट कर दीजिए और m से डिवाइड करके देखिए कि अगर वो फंक्शन ऑफ y बन रहा है या कोई कांस्टेंट बन रहा है तो e रेज़ टू द पावर जो फंक्शन ऑफ y बनेगा वही हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग। नेक्स्ट, इफ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, फिर वही कि अगर आप y इक्वेशन 1 को रीअरेंजमेंट करके इस फॉर्म में लिख देते हैं, कौन सी फॉर्म में, x रेज़ टू द पावर a y रेज़ टू द पावर b इनटू my dx प्लस nx dy प्लस यहाँ पे था, अब मैं लिख दिया x रेज़ टू द पावर c y रेज़ टू द पावर d इनटू कोई p कांस्टेंट आ गया py dx qx dy इज इक्वल टू कि अगर आप हमारी इस इक्वेशन को रीअरेंजमेंट करके इस फॉर्म में लिख देते हैं कि एक्स वाई, एक्स की समथिंग पावर वाई की समथिंग पावर फॉर्म में लेते हैं, अंदर कोई कांस्टेंट ये यहाँ पे ए बी सी डी एम एन पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, ये सभी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। कोई कांस्टेंट इनटू y dx n इनटू n dx x रेज़ टू द पावर c y रेज़ टू द पावर d p x dx और qx p y dx और qx dy अगर इस फॉर्म की हो देन x रेज़ टू द पावर अल्फा एंड y रेज़ टू द पावर बीटा इज द इंटीग्रेटिंग। तो हमारे पास x रेज़ टू द पावर अल्फा y रेज़ टू द पावर बीटा ये फैक्टर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और अल्फा बीटा कहाँ से आएंगे, एंड अल्फा एंड बीटा आर चोजन फ्रॉम a प्लस अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई m इज इक्वल टू b प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई एंड c प्लस अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई p इज इक्वल टू d प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई, कि आप हमारी इक्वेशन 1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब हमारा इंटीग्रेटर क्या बनेगा, ये बनेगा, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। जहां अल्फा बीटा कैसे होंगे, यहां से निकलेंगे कि अल्फा a प्लस अल्फा प्लस 1 बाई m बी, ये बी है, बी प्लस बीटा प्लस 1 बाई एन। जब यहाँ से हमारे पास, जब हम इसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए एम बी एन सी पी डी और क्यू इन सभी की वैल्यू आ चुकी होंगी। जैसे आप वो वैल्यू जिसमें रखेंगे, यहाँ से अल्फा बीटा में एक रिलेशन बनेगा, यहाँ से अल्फा बीटा में एक रिलेशन बनेगा। जब आप दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो आप आसानी से अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा, एक्स रेज़ टू द पावर अल्फा वाई रेज़ टू द पावर बीटा, हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हमारे पास कुछ रूल्स थे जिसकी मदद से आप किसी भी इक्वेशन को जो एग्जैक्ट नहीं है, डिफरेंशियल जो एग्जैक्ट नहीं है, अगर वो ऐसे गिवन फॉर्म की है जो इन्होंने मेंशन किया है हर एक रूल में, अगर उसके अकॉर्डिंग है तो जो जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेंशन किया है उस फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें चेक करना है ये एग्जैक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो भी इसे एग्जैक्ट होना, ये हमें इसका मेन काम तो हमें इसको सोल्व करना है। एग्जैक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको कंपेयर कर दीजिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। जैसे ही आप इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से हमारे पास एम की वैल्यू एम आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर वाई माइनस 3y और यहाँ से एन आ जाएगा हमारा 3x क्यूब प्लस 2xy क्यूब। फिर हम क्या निकालते हैं, करली m बाई करली y के रिस्पेक्ट में जब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 12y क्यूब
यहाँ से करली एम बाई करली एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में 9x² प्लस 2y, यहाँ से करली एम बाई करली वाई, करली एम बाई करली एक्स के इक्वल नहीं आया, करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एम बाई करली, यानी कि जो गिवन इक्वेशन है वो हमारी एग्जैक्ट नहीं है। अगर हमारी गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तब हम क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज करेंगे। आप क्या कीजिए कि यहाँ से 2x² dx माइनस 3y raised to the power 4 dx प्लस 3x³ dy प्लस 2xy³ dy, यहाँ से x², यहाँ से x³, इन दोनों टर्म को इकट्ठा कर लीजिए और इसमें से कॉमन क्या ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए x² कॉमन, क्या इसमें y है, नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ क्या बच गया 2 इंटू 2 x² कॉमन आ गया y dx प्लस यहाँ से x² कॉमन आने के बाद क्या बच गया 3x dy प्लस, अब जब यहाँ देखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या जाएगा मेरा, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए y³ क्यूब, जैसे मैंने y³ कॉमन लिया यहाँ से मेरा बच गया 2x dy माइनस 3, यहाँ से y³ गया y dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, अब इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ, इसके साथ x raised to the power a y raised to the power b my dx प्लस nx dy प्लस x raised to the power c y raised to the power d p y dx प्लस qx dy। जैसे आप इन दोनों कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x raised to the power a यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, a2 y यहाँ पे नहीं है तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ y raised to the power 0, किसी की पावर 0 रख दिए 1, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ से m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, c सॉरी यहाँ पे x raised to the power 0 तो c मेरा 0, d यहाँ से 3, p -3 और q 2। जैसे हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमने इसको इस इक्वेशन में इस फॉर्म में बना दिया, जहाँ से हमारी a b c d m n p q इन सभी वैल्यू, तो अब हमारा क्या होगा कि x raised to the power अल्फा और y raised to the power बीटा, ये हमारा इंटीग्रेटेड वेक्टर हो जाएगा। जहाँ से अल्फा बीटा कैसे आएंगे कि यहाँ से आ जाएगा मेरा a प्लस अल्फा था ना, a 2 प्लस अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय m2 इज इक्वल टू b मेरा 0 है, 0 प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय n यानी कि 3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ से आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 9 इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस, इस तरह ले आइए 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू -9 को मूव कर दीजिएगा, ये मेरे पास एक इक्वेशन होगी। सेकंड कैसे बनेगी, सेकंड है मेरे पास c यानी कि 0 प्लस अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय p -3, d कितना है 3 प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय q यानी कि 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से फिर वही 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू -3 बीटा -12
यहाँ से 3 + 1 4, 4 3 जा, इस तरह ले आइए इसको, ये बन जाएगा मेरे पास, ये तो था 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू -7, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसको उस तरह ले जाऊंगा तो -4, ये दो इक्वेशन आ गया अल्फा बीटा में। अब मुझे इनको सोल्व करना है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 जा 9, 6 और 3 7 जा 20, इसको मैं 2 से करूँगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 14 2 जा 20, और आप इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे आप इनको ऐड करेंगे कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया माइनस के 49, यहाँ से आ गया 13 2, इनके अल्फा वैल्यू क्या आ गया माइनस के 49/13। सिमिलरली आप यहाँ से क्या कर लेंगे, बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे कि इसमें से किसी एक में पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे पुट कर दिया मैंने कि माइनस के 49 × 3 / 13, 2 बीटा उस तरफ ले जाइए, +7 = 2 बीटा, 13 एलसीएम माइनस के 147 + 91 / 13 = 12 बीटा। इसमें क्या तो 9 और ये 356 / 30 कि 47 ये और 9 ये 56/30 = 2 बीटा। बीटा वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 1/2, 2 से 20, बीटा वैल्यू कितना है माइनस के 28/, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा कि x raised to the power minus के 49/13, y raised to the power minus के 28/13। ये एक ऐसा फैक्टर है कि जिससे अगर मैं मेरी गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। और एग्जैक्ट होने के बाद आप उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको करने मतलब इसका m से भी इसको मल्टीप्लाई कर दो और n से भी। जब m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × x² y - 3y raised to the power, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी -49/13 और y raised to the power -28/13 से। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी साथ मल्टीप्लाई होगी, जब इसकी साथ होगी तो यहाँ से हो जाएगा 2, जब मैं इसमें +2 करूँगा 26, तो ये मेरे पास आ जाएगा 23 -23/13 y raised to the power, जब इसमें मैं 1 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा -15/13 माइनस, जब इसकी साथ मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा -3 x raised to the power -49/13 और y raised to the power 4 प्लस दिस 4 प्लस दिस यानी 13 4 जा 52, 52 में से 28 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 24 प्लस क्या आएगा 24/30। ठीक है, यह है आपका m। सिमिलरली आपका n क्या बन जाएगा कि यहाँ क्या है 3x³ x³ को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें इंक्रीमेंट होगा, ये हो जाएगा मेरा n 3 × 13 3 जा 39 x raised to the power -10/30 और y raised to the power -28/13। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ +2 x 1 ऐड करना है, जब इसमें 13 ऐड होने में क्या आ जाएगा 36 -36/13 और जब इसमें मैं 3 ऐड करूँगा 39 यानी कि y raised to the power 11/30। ये मेरा n होगा, ये मेरा m होगा। अब आप निकालिए करली m/करली y, क्या जाएगा मेरे पास, ये y के रिस्पेक्ट में करना है 2 × x raised to the power -23/13 y के रिस्पेक्ट में पावर आ गई, एक पावर कम कर दीजिए, एक पावर और कम करेंगे तो इतना आ जाएगा y raised to the power -28/30 माइनस 3 x raised to the power -49/13 इंटू दिस, ये क्या जाएगा 24/13 इंटू y raised to the power, इसमें जब मैं एक सब्ट्रैक्ट करूँगा कितना आ जाएगा मेरे पास 7 और 4 11/30।
ठीक है, ये आ गया करली एम बाई करली। अब मैं निकालता हूँ करली एन बाई करली एक्स, यानी कि अब इसके एक्स के रिस्पेक्ट में, जब इसका मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ क्या जाएगा, ये 3 इंटू माइनस 10/30 पावर एक कम, यानी कि एक्स टू द पावर माइनस 23/13 वाई की ऐसे ऐसे क्यों, जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ वाई मेरे क्या जाएगा कांस्टेंट, तो इसका मतलब 2 इंटू माइनस 36/13 इंटू एक्स टू द पावर माइनस के 49/13, जब मैं इसमें माइनस 1 करूँगा इंटू वाई टू द पावर 11/30। तो देखिए यह क्या है, एक्स टू द पावर माइनस के 23/13, वाई टू द पावर माइनस 28/13 सेम है। कोएफिशिएंट कितना है -30/13, यहाँ क्या जाएगा 15 टू जा 30 -30/13 प्लस यहाँ क्या जाएगा -72/13 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 49/13 वाई टू द पावर 11/13। यहाँ पे 24 3 जा 72 माइनस के 72/13 एक्स टू द पावर माइनस 49/13 वाई टू द पावर 11/13। यहाँ से वहाँ क्या आया करली एम बाई करली वाई इक्वल आ गया करली एन बाई करली एक्स की। अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और अब आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जैसा हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो ये था आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका। ऐसे आप हमारी जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको अलग अलग, जैसे हमने 5 रूल पढ़े हैं, उनमें से आप चेक करेंगे कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एग्जैक्ट नहीं है वो उनमें से किस फॉर्म की बन रही है। जिस फॉर्म की बन रही है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका क्या निकाल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला हमारी एग्जैक्ट, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी और हम इसे सोल्व कर पाएंगे आसानी से। ये थे हमारे पास 6 मेथड किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। कि अभी तक हमने क्या किया, हमारी डिफरेंशियल का ऑर्डर भी फर्स्ट था और डिग्री भी एक ही थी। अब हमारा ऑर्डर तो हम वही रखते हैं, लेकिन हमारी डिग्री को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। कि आप ऑर्डर क्या रखिए, वन ही रखिए, लेकिन आप डिग्री को बढ़ा सकते हैं। ऑर्डर क्या था दोस्तों, ऑर्डर था हमारा कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में जितना मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव को रखा है वही हमारा क्या था, ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर यानी डेरिवेटिव था हमें सिर्फ एक ही बार करना dy/dx। और डिग्री क्या थी कि जो जितना ऑर्डर था उस ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर थी वो हमारी डिग्री थी। अभी तक वो भी चलती जा रही थी कि dy/dx की सिर्फ एक ही पावर आई थी। अब हमें हायर डिग्री मतलब क्या है, अब उसकी पावर बढ़ा देनी है। जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री एंड इच। अब मैं क्या कह दिया, मैं एक जनरल फॉर्म लेने जा रहा हूं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जिसका ऑर्डर तो मेरे पास क्या होगा 1 होगा और जिसकी डिग्री क्या होगी n होगी। वो क्या होगी, a0 xy इंटू dy/dx प्लस a1 xy इंटू dy/dx का प्लस अप टू सो an-1 xy इंटू dy/raised to the power n is equal to, ये क्या है, ये हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री तो कितनी होगी n होगी और ऑर्डर जिसका क्या है 1 होगा। अब हमें ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है, और डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 2 3 4 अप टू n। n हमारी क्या है मैक्सिमम पावर। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी एक ऑर्डर की और डिग्री n की। अब हम इसका निकालना जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सोल्यूशन में पहले हम इसको रहा मोटिवेटेड, ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर। वी कैन राइट dy by dx इज इक्वल, हम dy by dx को p से डिनोट करेंगे, लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a नोट p, a1 p स्क्वायर, a2 p क्यूब, बस अब कुछ an माइनस 1 p रेज़ टू द पावर n। ये हमारे पास है थी जनरल इक्वेशन थी a नॉट एक्स वाई d1। ये यहाँ पे सॉरी कि यहाँ पे a नॉट एक्स वाई, a1 एक्स वाई अप टू सम a n माइनस 1 x आर सम फंक्शन ऑफ x एंड, ये हमारे एक्स और वाई ये फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मल्टीपल। तो जब हमने डी वाई बाई डी एक्स को पी माना तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इट मीन्स इक्वेशन 2 कैन आल्सो बी रिटन, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ये क्या है, फंक्शन किसका, एक्स वाई और पी का। अब हम पी को क्या करेंगे, एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ टू वी ट्रीट पी एज ए वेरिएबल। अब हम p को भी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे और अब हमें f जो फंक्शन है x y या p इक्वल टू 0, अब हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको एक ऑर्डर की है और डिग्री इसकी n है। अब इसके लिए हमारे पास तीन मेथड आएंगे। तीन मेथड कैसे, कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है ये या तो हमारी सोल्व हो जाए हमारी किसी p की वैल्यू के लिए, यानी सोल्वेबल फॉर p, कि ऐसी इक्वेशन हो जिसमें हम p के लिए इसको क्या कर पाए, सोल्व कर पाए। सेकंड क्या है, ये हमारी सोल्व हो जाए x के लिए या y के लिए, और थर्ड क्या है, x के लिए। ऐसी वैल्यू हम जो फर्स्ट मेथड करते हैं कि सोल्वेबल फॉर p, सोल्वेबल और यानी हमारी इक्वेशन ऐसी हो जो p के लिए क्या हो रही है, हमारे पास सोल्व हो जाए। अगर हमारी ये इक्वेशन p के लिए सोल्व हो रही है, यानी कि यहाँ से हम p की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारी n डिग्री की है तब n के n इसके रूट निकाल सकते हैं। इफ 2 इज सोल्वेबल और p, then 2 can be written as, तो हम सेकंड को कैसे लिख देंगे कि डी पी की है ना, एन इक्वेशन है तो उसके एन फैक्टर्स बनेंगे, पी माइनस एफ वन एक्स वाई, पी माइनस एफ टू एक्स वाई, पी माइनस एफ एन। अगर एन ऑर्डर की इक्वेशन है और ये हमारे पी के लिए हमारे पास सोल्व हो रही है, यानी कि हम इसके एन रूट्स निकाल सकते हैं। एन रूट्स निकालने का क्या मतलब है कि हम इसके एन फैक्टर्स बना दिए हमने, p माइनस दिस, p माइनस दिस, और ये अगर यहाँ से ये जीरो आ गया, यानी कि यहाँ से ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो हो सकता है और ये भी, जब हम इसको जीरो इक्वेट करेंगे, p माइनस एफ वन एक्स वाई इज इक्वल टू, अब p की वैल्यू क्या थी हमारे पास, dy बाई डी, यानी कि क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस एफ वन एक्स वाई इज इक्वल टू। जब आप इसको देखेंगे तो ये पहले हमारी इक्वेशन थी क्या, फर्स्ट ऑर्डर और n डिग्री की। जैसे हम इसके हर एक फैक्टर को अलग अलग सेपरेटली इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और इसको सोल्व करने के लिए तो हमने अभी जो मेथड किए हैं, मान लीजिए हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया फाई वन एक्स वाई और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा C1।
ठीक है। इसी तरह जब मैं सेकंड फैक्टर को इक्वेट करूंगा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि इसको मैं लिखूंगा dy/dx, ये एक और मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको तो हम हमारे पास अभी मेथड थे उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमने निकाल दिया इसका सॉल्यूशन x y का कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, कांस्टेंट कोई भी c रहेगा। c क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव सिर्फ एक ही बार आता है, हमारा कांस्टेंट कोई एक ही आएगा। अप टू सो ऑन p minus f n x y is equal to 0. This implies dy by dx is equal to f n x, यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 5n x y और c is equal to 0। तो therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ टू जनरल क्या आ जाएगा कि हमारे फैक्टर्स क्या थे, दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये सोल्यूशन क्या आ जाएगा, फाइव ऑफ एक्स वाई सी, फाइव ऑफ एक्स वाई सी, 5 1 5 2 अप टू 5n एक्स वाई और सी, कोई हमारा फंक्शन आएगा। ये कांस्टेंट क्या आएगा, सिर्फ हमारे पास हमारी जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा c, क्योंकि हमारा क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक आएगा। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा किसी भी इक्वेशन के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर और n डिग्री की है और सोल्व हो रही है किसके लिए, p के लिए। अगर वो सोल्व हो रही है तो उसका हम ऐसे सोल्व कर देंगे। अब इसी वजह से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ये क्या है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ p क्या है, dy by dx। अभी हमने जैसे क्या था कि हम dy by dx कैसे डिनोट करेंगे, p से। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की, और डिग्री कितनी इसकी 2 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये कैसे रहेगी, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई पी माइनस वाई स्क्वायर माइनस कम ले लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन क्या है, p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि अगर p को मैं वेरिएबल बनाता हूँ, ये p में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना आता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारे b की वैल्यू है, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर किसका स्क्वायर माइनस 4ac 4ax स्क्वायर c y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर c, तो ये प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय 2 इंटू a एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5x स्क्वायर वाई डिवाइड बाय 2x। जब आप यहाँ से देखेंगे दिया जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट 5 इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई 2x। अगर आप ऊपर से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5x वाई बाई 2x यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू वाई बाई 2x। एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार आप माइनस लीजिए। जब मैं प्लस लेता हूँ तो p इज इक्वल टू, यानी p क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 2 इंटू वाई बाई एक्स। वेरिएबल सेपरेट करने हैं, इस dx को आप इस तरफ ले जाइए और y को डिवाइड इंटीग्रेटिंग कर दीजिए। जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे प्लस माइनस, एक बार हमने प्लस ले लिया, यहाँ से आ जाएगा ये log y 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2 इंटू log x प्लस c है। अब c को कॉन्स्टेंट से हम log c ले सकते हैं। अब ये क्या है, n इंटू log m, log m की पावर n भी हो सकता है। ये हो जाएगा हमारे पास log y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर 1 प्लस रूट 5 बाई 2 इंटू प्लस log। अब ये क्या है, log m प्लस n, log m इंटू n। यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख दिया
कि log y इज इक्वल टू log सी एक्स रेट का 1 प्लस √5 log से क्या ले लिया मैंने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया तो y इज इक्वल टू सी एक्स 1 प्लस √5/2 आ गया। सिमिलरली अगर मैं करता हूँ जब माइनस वाला फैक्टर लेता हूँ क्या मेरे पास क्या जाएगा सी इंटू एक्स रेट का 1 माइनस √5 मेरे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा जनरल सोल्यूशन ऑफ वन क्या गिवन इक्वेशन का वन का नाम दे दिया। इसका जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा कि c इंटू कि y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स रेट इज 1 प्लस √5/2 इंटू सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा और एक्स रेट इज 1 माइनस √5/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा किसका इस इक्वेशन में जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है और जिसकी डिग्री इतनी है 2 है। ऐसे आप उसको किसी भी पी के लिए अगर पी हमारा क्वाड्रेटिक है तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो एक रूट हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लेंगे और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के किसी तरह से हमें जो भी इक्वेशन है अगर वो पी के लिए सोल्व हो रही है तो हम वहाँ से पी के सभी रूट्स निकाल देंगे और हमारे पास जितने पी की डिग्री है उतने हमारे पास क्या बनेगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगी। उनका जैसे हम सोल्यूशन निकालेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे आपने इसको यानी जिसका डिग्री फर्स्ट हो ऑर्डर फर्स्ट हो डिग्री 1 से ज़्यादा हो और अगर वो पी के लिए सोल्व हो रही है तो ऐसे आपने सोल्व करना है उसको। थैंक यू।